नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि वायुमंडल क्या होता है और इसका कृषि में क्या योगदान है और वायुमंडल का क्या प्रभाव कृषि पे पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और कितनी इसकी परतें हैं और इसमें किस किस गैसों किन किन प्रकार की गैसों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको वायुमंडल जो है या एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में हमें फेस करने पड़ते हैं तो वहाँ गलती ना हो। इसके लिए अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे जाकर के, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब जो है रेगुलर उपज के माध्यम से आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि बिल्कुल ही मुफ्त रहेंगे आपके लिए। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है वायुमंडल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वायुमंडल है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जैसे पृथ्वी के 3 कंपोनेंट होते हैं। पृथ्वी के कितने कंपोनेंट हैं, कितने भाग हैं? 3 कंपोनेंट है, जिनमें से एक है लिथोस्फीयर है, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एटमॉस्फेयर। ठीक है, थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो आपको मैं बता देता हूं कि अप्रोक्स 93% जो पार्ट है वो लिथोस्फीयर है, मतलब थलमंडल है। उसके बाद में हम बात करें 6.9% जो पार्ट है वो हाइड्रोस्फीयर है और 0.03% पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर है। किसका? पृथ्वी का। अब पृथ्वी में जो एटमॉस्फेयर पार्ट है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एटमॉस्फेयर पार्ट की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं गैसों का आवरण। पृथ्वी पर जो गैसों का आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जो गैसों से निर्मित होने वाला जो घटक है, जो कंपोनेंट है पृथ्वी का, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की अगर हम बात करें, तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें यहाँ पर पाई जाती है। तो वायुमंडल की कौन कौन सी गैसें है? सबसे पहले बात करें हम नाइट्रोजन की, उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन, उसके बाद में हम बात करें आर्गन, और आर्गन के बाद में आता है आपका CO2। तो जनरली इन 4 गैसों की हम बात करते हैं कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो 78.08% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है। 20.9% जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद में हम बात करें आर्गन की तो 0.93% क्या है यहाँ पर? आर्गन है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.0412% ये क्या है? आपका CO2 है। ये हमने बात कर ली गैसों के मिश्रण की। तो सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस होगी? सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, और सबसे कम जो गैस पाई जाती है वो H2O2 है, जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, मतलब जो थर्मोस्फीयर में पाई जाती है। हम आगे बात कर लेते हैं। अगर हमने आयतन के आधार पर बात की है। किसके आधार पर बात की है? आयतन के आधार पर। तो आयतन के आधार पर बात करने के अलावा अगर हम बात करें भार के आधार पर, किसके आधार पर? भार के आधार पर, तो कौन सी गैस का योगदान सबसे ज्यादा है?
भार के आधार पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन है। कितनी परसेंट होगी? 75% होगी। ऐसे ही ऑक्सीजन का जो कितना है पार्ट, वो है यहाँ पर 23% अप्रोक्स। कितना होगा? 23% होगा। और आर्गन की अगर हम बात करें तो वो है 1.2%। और कार्बन का लगभग वही पार्ट रहेगा 0.04%। कितना परसेंट है? 0.04%। यहाँ पर क्या है? CO2 पाया जाता है। ये हमने बात की है वायुमंडल का संगठन। इसे हम संगठन भी कह सकते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या होगा। तो इस प्रकार का संगठन जो है वायुमंडल का देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें होती है। आगे हम बात करेंगे कि वायुमंडल में कितनी परतें होती है। तो हमारा टॉपिक ही रहेगा परतें। ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही चीज जो है आप इसमें से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट यही करते हैं। तो आज हम इनको बहुत ही आसानी से समझ लेंगे और कभी भी नहीं भूलने वाले तरीके से हम इनको समझेंगे। तो बात करते हैं हम परतों की। तो परतें कौन कौन सी होगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें सौममंडल। दूसरी परत होगी समताप मंडल। तीसरी परत होगी मध्यमंडल। चौथी परत यहां पर है तापमंडल। और पांचवी परत है बहिर्मंडल। ठीक है, ये चीजें हम देखने वाले हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये नाम भी जानना आपको जरूरी है। इसको कहा जाता है मीजोस्फियर। और उसके बाद में तापमंडल को कहा जाता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर इसे कहा जाता है। और एक्सोस्फियर। ठीक है, ये हमने बात की है कि ये परतें जो है वायुमंडल में पाई जाती है। हाइट के अकॉर्डिंग हम बात करें। अब इन परतों में आपने कहीं पर देखा होगा, आपने ऐसी परतों के नाम भी सुने होंगे जैसे कि ओजोन मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर जिसको कहते हैं आयन मंडल। ऐसी परतों के नाम भी आपने सुने होंगे। तो इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे डायग्राम पे, जहां डायग्राम के माध्यम से हम अच्छे से समझ पाएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इनको भी हम अच्छे से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दाब जो है वो ऊंचाई के साथ साथ, दाब जो होता है वो ऊंचाई के साथ साथ घटता है। ये किसके द्वारा बताया गया? सर्वप्रथम ये बताया गया पास्कल के द्वारा। तो पास्कल ने सर्वप्रथम बताया कि दाब ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक इसीलिए जो है दाब की इकाई को उनके ही नाम पर रखा गया। पास्कल जो है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, मानक इकाई होती है दाब की। मानक इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। जनरली हम फिर बार वगैरह में और पारे की ऊंचाई के आधार पर भी दाब माप सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम चलो देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से, जीरो से लेकर के हम बढ़ेंगे ऊंचाई की ओर। तो ये क्या है आपका, ऊंचाई की बात कर लेते हैं, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की बात करेंगे तो जैसे कि हम यहाँ डिसाइड कर देते हैं 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, आपको दिख रहा होगा 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 120 किलोमीटर, और भी ऊपर तक होगा, पर हम यहीं तक बात करते हैं। ये अल्टीट्यूड है। और एक तरफ हम बात कर लेंगे टेम्परेचर की, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100, -80, -60 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस प्रकार से ये आपका क्या रह जाएगा, इधर टेम्परेचर रह जाएगा, मतलब तापमान। अब हम बात करेंगे परतों की, सभी परतों की बात करेंगे। तो सबसे पहली परत हमारे पास जो आती है वो परत है तो सबसे पहले परत की बात कर लेते हैं, वो है हमारे पास क्या है, सोममंडल। कौन सी परत है, यहां मैं लिख देता हूं इसको, सोममंडल। उसके बाद में आ जाता है आपके पास समताप मंडल। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। ये क्या है आपके पास, सोममंडल। और उसके बाद में आ जाता है समताप मंडल। उसके बाद में आ जाता है आपका मध्य मंडल। उसके बाद में क्या आ जाता है आपका, मध्य मंडल, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर। और उसके बाद में आ जाता है ताप मंडल। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले सोममंडल की। तो सोममंडल में ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो घटता है, और तापमान जो है वो कितना घटता है इसकी भी बात कर लेंगे। लगभग जो है वो 60 डिग्री तक तापमान घट जाता है, 60 डिग्री तक। तो जहां पर ट्रोपोपोज आता है, ट्रोपोपोज मतलब जहां पर सोममंडल खत्म होता है और समताप मंडल स्टार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कह देंगे, ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज लाइन कह देंगे। ये जो होता है वो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक फैला होता है। सोममंडल कहां तक फैला होता है, 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक फैला होता है। पोल से 8 किलोमीटर से लेकर के और 18 किलोमीटर तक होता है। तो पोल की ऊंचाई ज्यादा है, मतलब लगभग जो है 8 किलोमीटर पर जो है वो पृथ्वी के पोल स्थित है, मतलब ध्रुव स्थित है। तो ध्रुव से ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर तक, मतलब 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक। और इक्वेटर से बात करें तो 0 से 18 किलोमीटर तक होगा। इसी में जो है, अच्छा, सोममंडल का आयतन जो होता है वो 85%, 85% भार जो है वायुमंडल का किस में होता है, सोममंडल में होता है। इसी में जो है वो बादल बनने की घटनाएं होगी, बादल, ओस, सभी जो है इसमें
घटित होते हैं, सबसे ज्यादा धूल भी इसी में देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा क्लाउड भी इसी में देखने को मिलेंगे। अच्छा, क्लाउड भी इसी में देखने को मिलेगा, मतलब 85% जो भार होता है वायुमंडल का वो किस में होता है, सोममंडल में होता है। अगला हम चलते हैं ट्रोपोपॉज के आगे, तो 45 किलोमीटर तक, 45 से 50 किलोमीटर तक जो फैला हुआ है वो क्या है आपका, समताप मंडल, जहां पर तापमान कुछ समय तक कांस्टेंट रहता है, फिर उसके बाद में तापमान वापस से पुनः बढ़ने लग जाता है और 0 डिग्री के ऊपर तापमान वापस से आ जाता है। तो ये समताप मंडल है। तो यहाँ ताप कम हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब समताप मंडल की बात कर लेते हैं। तो समताप मंडल का जो निचला हिस्सा है, समताप मंडल का जो निचला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत। क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं, जो क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। यह ओजोन परत जो होती है वो ध्रुव वाले क्षेत्रों पर ही इसकी मोटाई ज्यादा होती है, पोल वाले क्षेत्रों पर इसकी मोटाई ज्यादा होगी और इक्वेटर वाले क्षेत्रों में इसकी मोटाई कम होती है। समताप मंडल भी देखने को नहीं मिलता है इक्वेटर वाले कई क्षेत्रों पर। अब हम बात कर लेते हैं ओजोन परत की। मतलब ओजोन परत क्या करती है, स्किन कैंसर से बचाने का कार्य करती है। मनुष्यों में स्किन कैंसर से बचाने का कार्य ओजोन परत करती है, क्योंकि यह जो हानिकारक किरणें हैं उनको पृथ्वी तक नहीं आने देती है। उसके बाद में हम बात करें समताप मंडल की, तो ये डस्ट फ्री, कैसा है, डस्ट फ्री है। अब समताप मंडल के और सोममंडल की बात करें तो जो लगभग 50% जो भार होता है वायुमंडल का वो कितने किलोमीटर तक है, लगभग हम मान के चलें 6.5 किलोमीटर तक। उसके बाद में अगर 90% भार की बात करें तो ये 40 किलोमीटर से नीचे नीचे जो है पृथ्वी का 90% जो है वो वायुमंडल का 90% भार होता है। अब आगे हम बात करें, आगे हम ऊंचाई पे जाएंगे या अल्टीट्यूड और बढ़ेगा तो फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वापस से कम होता चला जाएगा। तो टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, लगभग जो है वो 80 डिग्री तक कम हो जाता है, 80 डिग्री, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। और फिर यहाँ से वापस से तापमान जो है वो बढ़ने लग जाता है और एक समय के बाद में फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा तापमान इसी में रहता है, लगभग हम बात करें -60 डिग्री +60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें तापमंडल में देखने को मिलेगा। और तापमंडल में ही जो है वो आयन मंडल स्थित होता है। क्या स्थित होता है, आयन मंडल। और इसके ऊपर जो है वो क्या है, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर होता है, जो कि काय से बना होता है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना होता है। हीलियम व हाइड्रोजन से बना होता है। क्लियर, ये हमने सीखा। अब हम यहाँ से कुछ बातें और भी देखते हैं कि जहां पर पोज होते हैं, जैसे कि ट्रोपोपोज है, स्ट्रेटोपोज है, मीजोपोज है, यहाँ पर तापमान हमेशा क्या रहता है, तापमान स्थायी रहता है। कैसा रहता है, स्थायी, कांस्टेंट रहेगा। तापमान हमेशा कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। तो ये हमने बात की है सभी प्रकार के मंडलों की, और ये भी मैंने आपको बताया है कि कहाँ तापमान बढ़ना प्रारंभ होता है और कहाँ से तापमान घटना प्रारंभ होता है। ये सारी चीज़ों की डिटेल हमने आपको बताई है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप गलत नहीं करें। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे अपने जो साथी स्टूडेंट है उनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को जो है आप फैलाएं, और जिससे कि सबका एटमॉस्फेयर जो है वो क्लियर हो जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उपज जो है उसने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बैच प्रारंभ कर दिए हैं।
तो आप ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए उपज कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग का समय 4 बजे से 3 बजे से और 8 बजे तक का समय है। नियमित रूप से 5 कक्षाएं लग रही है, जिसमें कि एक्सपर्ट फैकल्टी उपज में सम्मिलित है, जो कि आपका चयन करवाने के लिए बिल्कुल ही सुदृढ़ तरीके से आपके साथ खड़ी रहेगी। आप कोई सा भी डाउट जो है उपज टीम से पूछ सकते हैं और आपकी सुपरवाइजर की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। भीड़ में नहीं भागना है, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई के लिए आप उपज को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।